सी एक तरह का कांस्टेंट है जिसको हमने नाम दे रखा है कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, इसी वजह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आसान है। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटर्स फिजिकली सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। इस स्विच को क्लोज कर देता हूं ऐसे, तो इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होके जाएगा। जब एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया है, फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, जिसको हम कहेंगे आइसोलेटेड चार्ज्ड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। हेलो 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 बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग बहुत 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 बढ़िया हैं और प्रिपरेशन धुआंधार तरीके से लगातार चले जा रही है। मैं मनीष शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइंड मैप सीरीज के अगले एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर पर सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने प्यार पिछले एपिसोड को दिया, और इन जनरल जो आप माइंड मैप सीरीज को प्यार दे रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देखकर बहुत खुशी होती है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर बहुत 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 अच्छा लगता है। इसी प्रकार से अपना जो सपोर्ट और अपना प्यार है वो कमेंट्स में जताते रखिए, सो दैट हमको भी मजा आए काम करने में और इस प्रकार की नई नई चीजें पीडब्ल्यू इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाता रहे। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीरीज बहुत क्रिस्प कंटेंट वाली सीरीज है। हम पिछले एपिसोड में भी इस पर बात कर चुके हैं, तो बहुत ही क्रिस्प तरीके से फटाफट सारी चीजों को हम देखेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस भी आज हम करेंगे और कुछ होमवर्क में आपको देने वाला हूं। ठीक है जी। तो कैपेसिटर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इन जनरल 12th का सिलेबस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करीब 70%, 65% से 75% एग्जाम, चाहे हम मेंस की बात करें चाहे हम एडवांस की बात करें, 12th के पोर्शन से बनने वाला है। ये हुआ एक फैक्ट। और दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि 12th का पोर्शन रिलेटिवली इजियर भी है। अगर मैं 11th और 12th के सिलेबस खासकर फिजिक्स में कंपैरिजन करूं तो 12th का सिलेबस बहुत आसान है। बहुत कम एफर्ट से इस सिलेबस को पकड़ा जा सकता है। बहुत वेल डिफाइंड है, दैट मींस कभी भी क्वेश्चन सिलेबस की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेगा। दैट मींस अगर कोई बहुत दिल से तरीके से इस सिलेबस को अच्छे से देख लेता है, पूरे सिलेबस के डोमेन को अच्छे से समझ लेता है, तो ये बिल्कुल इंपॉसिबल है कि क्वेश्चन वो ना कर पाए। ये संभव नहीं है। क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाओ, है ना भाई। तो उसी थॉट से और उसी अंदाज से हम इस सीरीज को लेकर चल रहे हैं, सो दैट एटलीस्ट सारी बातें फंडामेंटली आपके सामने रख सके। वो सारी चीजें जिनको दिमाग में रखना होता है व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, है ना, वो सारी बातें आपके सामने टॉपिक वाइज रख सकें, सो दैट आप उन सब चीजों को लेकर समझकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं मनीष शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस सीरीज के अगले एपिसोड में। आ जाइए जी, चलो तो शुरू करते हैं। तो क्या क्या करने वाले हैं भाई साहब हम कैपेसिटर के किन किन एरियाज को हम टच करने वाले हैं। तो काफी सारी चीजें मैंने इसमें पहले से लिख रखी हैं, सो दैट हम कम से कम समय में कर सकें। लेट अस सी कितना समय लगता है। कैपेसिटर भी काफी बड़ा यूनिट है, तो देखते हैं भाई साहब कितने समय में कर पाते हैं। तो कैपेसिटर, सबसे पहले मैं बात करूंगा कैपेसिटर और उनके टाइप्स पर। मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टुकड़ों में तोड़ा हुआ है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरा ध्यान, पूरा फोकस क्वेश्चंस पर है। किस तरह से और कहां से क्वेश्चंस बनते हैं उसी को ध्यान रखते हुए इस पूरी कहानी को मैं आपसे कहने वाला हूं। तो सबसे पहले कैपेसिटर फंडामेंटली क्या है, उसकी फंडामेंटल इक्वेशन क्या है, और कैपेसिटर के कितने टाइप्स हैं, क्या क्या कहानियां हैं, उनके क्या फॉर्मूलेज हैं, उनको फटाफट हम बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम अच्छे से समझते भी हो, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशंस और वगैरह वगैरह की उनकी जो बातचीत है उस पर कहानियां बनेंगी। फिर डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। हम जानते हैं कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर्स पर पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है, क्या सिचुएशंस होती हैं, कब सीरीज में लेना होता है, कब पैरेलल में लेना होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर पर चर्चा होगी। और आखिरी में आइसोलेटेड और बैटरी कनेक्टेड कैपेसिटर के केसेस पर चर्चा होगी कि एक चार्ज कैपेसिटर अगर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, आइसोलेटेड है, और एक कैपेसिटर है जो बैटरी से कनेक्टेड है, अब अगर हम इनमें कुछ चेंजेस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक फील कर देते हैं, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो करस्पॉन्डिंगली किस किस क्वांटिटी पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। रिसेंटली इस एरिया से काफी ज्यादा क्वेश्चन एडवांस ने भी पूछे हैं और अब मेंस भी पूछने लगा है, हेंस ये एरिया भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
मैं इसमें क्या नहीं कवर कर रहा हूं, मैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कवर नहीं कर रहा हूं, वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट के साथ पढ़ेंगे। तो आरसी सर्किट चार्जिंग डिस्चार्जिंग में यहां कवर नहीं कर रहा हूं, केवल बाकी जो एरियाज हैं कैपेसिटर के उनको मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है जी, तो शुरुआत कर देते हैं, शंखनाद कर देते हैं, कैपेसिटर एंड इट टाइप्स पहली वाली कहानी से शुरू कर देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कुछ क्वेश्चंस को भी हम इसमें लेंगे, तो जो रिसेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उन कुछ क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू इसी बात से करते हैं कि कैपेसिटर क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि सारी फंडामेंटल बातें मैं आपसे कर सकूं, पर थोड़ा फास्ट पेस में करूंगा, है ना। तो बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से, बहुत एनर्जी के साथ देखिए, और नोट भी बनाइए। लेक्चर के बाद भी आप नोट बना सकते हैं, है ना भाई। तो बेसिकली आपका एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा, इस सीरीज के माध्यम से शॉर्ट नोट जैसी चीज तैयार हो जाएगी, रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कैपेसिटर क्या है, अगर कोई मुझसे पूछता है, तो कोई भी दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन, कैसे भी दिखने वाले दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लूं, ये ए और बी दो कंडक्टर्स हैं, ये ए कंडक्टर है ए, ये दूसरा कंडक्टर है बी, तो ए और बी दो कंडक्टर हैं। और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ए और बी ये जो दो कंडक्टर्स हैं, इन कंडक्टर्स पर मैं कुछ चार्ज दे दूं किसी तरीके से, मान लेते हैं यहां कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया और यहां कुछ नेगेटिव चार्ज दे दिया, सच दैट इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए, जो हो ही जाएगी, जिसको सिंबॉलिकली मैं ऐसे दिखा रहा हूं। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन दोनों कंडक्टर्स के बीच डेवलप हो जाए, तो ऑब्वियसली इन दोनों कंडक्टर्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हो जाएगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो स्पेस में पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो जाएगा, है ना। हेंस चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ है, तो क्या ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, और VA माइनस VB को अगर मैं इन दोनों कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V बोलता हूं, और ये जो चार्जेस हैं जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, प्लस Q और माइनस Q, ये जो चार्जेस हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है ना, अगर उसको मैं Q बोलता हूं, तो ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स कैपेसिटर कहलाता है, जिसमें ये चार्ज Q जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस V जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है। फिर से सुनो, वो चार्ज Q जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप किया है, वो चार्ज Q जिसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप किया है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस V जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही ओरिजिनेट हुआ है और आया है, ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें Q वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, वो चार्ज जो पेयर में आएगा, और V जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन बॉडीज, अगर आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में ऐसे कॉम्बिनेशन को या ऐसी सिचुएशन को या ऐसी चीज को कैपेसिटर कहा जाएगा, है ना भाई। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स टू बी कॉल्ड एज अ कैपेसिटर इज दिस, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। सही बात है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहां ले आए एक तरह का कांस्टेंट, तो हमारी फेमस इक्वेशन बनती है Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो C क्या है? C एक तरह का कांस्टेंट है जिसको हमने नाम दे रखा है कैपेसिटेंस, जिसको फेरेड, ऐसा ही सिस्टम में फेरेड में हम मेजर करते हैं कैपेसिटेंस। हेंस सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी कोई भी सिचुएशन जो Q इज इक्वल टू CV को फॉलो करती है कैन बी कॉल्ड एज अ कैपेसिटर। ऐसी कोई भी गतिविधि, ऐसी कोई भी सिचुएशन जो Q इज इक्वल टू CV को फॉलो करेगी कैन बी कॉल्ड एज अ कैपेसिटर। और यहीं से हम ये भी सीख रहे हैं कि अगर किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन में कैपेसिटेंस निकालनी हो, तो कैपेसिटेंस निकालने का क्या तरीका है? कैपेसिटेंस निकालने का तरीका है Q बाई V। आप ये देखें कि उस सिस्टम में वो क्या चार्जेस हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से E डॉट डी आर बराबर माइनस dV की मदद से V को निकालें, और फिर C का वैल्यू Q बाई V से इवेल्युएट करें। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो खासकर एडवांस वगैरह में कभी कभी कैपेसिटेंस पर क्वेश्चन बनते हैं। कैपेसिटेंस अगर निकालना हो, तो कैपेसिटेंस को निकालने का जो तरीका है महाराज, वो है कैपेसिटेंस इज नथिंग बट Q डिवाइडेड बाय V। Q डिवाइडेड बाय V से कैपेसिटेंस निकल आएगा। इसका नाम कैपेसिटेंस ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को डिनोट करता है। एनर्जी स्टोरेज, हम सीखेंगे भी एनर्जी का फॉर्मूला, तो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को डिनोट करता है, इसीलिए इसका नाम कैपेसिटेंस रख दिया है। ऐसा यूनिट क्या है कैपेसिटेंस के? फैराड, है ना। ऐसा यूनिट क्या है? फैराड। पर चूंकि फैराड एक बहुत बड़ा यूनिट है, हेंस हमको जनरली जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो या तो माइक्रो फैराड में होता है कैपेसिटेंस, या पीको फैराड में होता है, कभी कभी नैनो फैराड में भी हो जाता है, तुम अच्छे से जानते हो, है ना भाई। तो माइक्रो फैराड में जनरली आपको कैपेसिटेंस मिलेगा, और एक माइक्रो फैराड में 10⁻⁻⁶ फैराड होंगे, और अगर पीको फैराड में वो कैपेसिटेंस आपको दे रहा है तो 10⁻⁻12 फैराड होंगे,
और अगर नैनो फेरेड में कैपेसिटेंस दे रहा है किसी कैपेसिटर की तो 10⁻⁹ फेरेड होंगे। जानते हैं हम इस बात को, कोई ज्यादा खास मुश्किल बात नहीं है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो बॉडीज हैं ए और बी ये कैसी दिखती हैं, इनकी कहानी क्या है, इसके बेसिस पर, इसके आधार पर हमने कैपेसिटर्स को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। टुकड़े तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर हमारा जो सिलेबस का लिमिटेशन है उसमें हम 3 प्रकार के कैपेसिटर्स की बात करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन स्फेरिकल कैपेसिटर्स, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स, हम अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है जी, तो तुरंत ही चल रहे हैं हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की तरफ। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि शेप के आधार पर ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर किसके बेसिस पर, शेप ऑफ किसकी शेप ऑफ कंडक्टिंग बॉडी, वो जो कंडक्टिंग बॉडीज हैं, है ना, शेप ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज के बेसिस पर हमने 3 तरह की क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस की लिमिटेशन में करी। एक एक करके तीनों पर चलने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आउट ऑफ दी 3 ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सवाल पैरेलल प्लेट पर ही बनते हैं क्योंकि सबसे आसान है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे इजी है। स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स इसकी तुलना में टफ हैं, और तुम्हें शायद पता हो या ना पता हो तुम्हें तो ऐसा लगता होगा कि सिलेबस बहुत टफ है, ये है वो है, जानबूझ के परेशान करने वाली चीजों को और परेशान करने वाले क्वेश्चंस को देते हैं। पर सच्चाई ठीक उल्टी है। हमारा जो सिलेबस है उसमें ढूंढ ढूंढ के आसान चीजों को रखा गया है और मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, जिसमें थोड़ा ज्यादा टफनेस है, उनको साइड कर दिया गया है, टेलर मेड किया गया है सिलेबस को, तो दैट आसान रहे, टफ ना हो, आसान रहे। ये जो उनकी तरफ से आसान है ये हमारी तरफ से बहुत मुश्किल है, ये एक अलग बात हुई। जो उनकी तरफ से आसान है, जो एनटीए की तरफ से या जो एग्जामिनिंग बॉडी है उसकी तरफ से जो आसान सिलेबस है, वो जब हम अपनी तरफ से देखते हैं तो हमें बहुत टफ और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो एक अलग बात है। वो हमारी कम सोच की वजह से और कम समझ की वजह से है। सच्चाई ठीक उल्टी है। सच्चाई ये है कि भाई आपका सिलेबस बहुत शानदार और बहुत जानदार और बहुत सिंपल रखा गया है, सो दैट आप फिजिक्स का मजा ले सकें और इधर उधर भटक ना जाएं, फालतू चीजों में ना भटक जाएं। तो आइए फटाफट से देखिए। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ऑब्वियसली ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और मैं इन पैरेलल प्लेट्स को प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दे रहा हूं। तो मान लेते हैं इस प्लेट को मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज दे दिया और इस प्लेट को मैंने कोई माइनस क्यू चार्ज दे दिया। तो यहां प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू चार्ज दे दिया गया है, सच दैट इन प्लेट्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है। पहली बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि महाराज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। इसी वजह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में जाके अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये एक तरह की शीट हुई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुई σ/2 एप्सिलॉन नॉट राइटवर्ड, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई σ/2 एप्सिलॉन नॉट राइटवर्ड। समझना मेरी बात को, ये अगर प्लस क्यू चार्ज है और इसका अगर एरिया ए है तो सिग्मा जो चार्ज पर यूनिट एरिया है वो बना Q/A, है ना। हेंस इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड आएगी ऐसे, जिसकी वैल्यू होगी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड आएगी और उसकी भी वैल्यू होगी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। ऐसा होने की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों प्लेट्स के बीच बन रही है उसकी वैल्यू है σ/एप्सिलॉन नॉट। पूछ लेगा वो आपसे, आपको आना चाहिए। सिग्मा क्या है भाई साहब? Q/A। सिग्मा क्या है? सिग्मा है Q/A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है Q/A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे प्यारे प्रयास के जो बच्चे हैं और लक्ष्य के जो बच्चे हैं और इन जनरल बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 13th में या क्लास 12th में बहुत ध्यान से और बहुत शिद्दत के साथ देख रहे हैं और इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच बनी है। याद रखने वाली बात है कि भाई साहब E की वैल्यू है Q/A एप्सिलॉन नॉट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच बन रही है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है D, तो क्या मैं E और D को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे पोटेंशियल डिफरेंस V मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, है ना भाई। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू D विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V। E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं Q/A एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू Q/A एप्सिलॉन नॉट यहां रख दे रहा हूं मैं, तो Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू D इज इक्वल टू V। और अब अगर हम इसको Q इज इक्वल टू CV फॉर्मेट में ले जाएं, इन सब लोगों को उधर ले जाएं, तो हमें क्या दिखाई देगा? देखो, हमें जो दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D
एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी। कंपेयर कर लें इसको Q इक्वल टू CV से, क्या हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव हो गया? ये मैंने जान के किया है क्योंकि ये बहुत आसान है और बहुत यूजफुल है। हेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट A बाय D। किन किन चीजों पर निर्भर कर रही है? निर्भर कर रही है दोनों प्लेट्स की ज्योमेट्री पर, दोनों प्लेट्स के बीच के सेपरेशन पर, और दोनों प्लेट्स के बीच के मीडियम पर। एप्सिलॉन नॉट मीडियम अभी वैक्यूम को डिनोट कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। हेंस कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द बॉडीज एंड डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सबको याद है, वैसे तो सबको याद है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। ये हुआ हमारा पहले तरह का कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सही भाई साहब, ये हुआ हमारा पहले तरह का कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है जी। सिमिलरली मैं अगर अब स्फेरिकल कैपेसिटर पर आ जाऊं, जो दूसरे तरह का कैपेसिटर है मेरा स्फेरिकल कैपेसिटर, तो मैंने क्या किया, मैंने दो स्फेरिकल शेल्स लिए मेटालिक, रेडियस R1 और R2 दिख रहा है आपको चित्र में, ठीक, रेडियस R1 और R2 और मान लेते हैं कि अंदर वाले शेल पर मैंने कुछ पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर दिया किसी तरीके से, और बाहर वाले शेल की अंदर वाली सरफेस पर ऐसे नेगेटिव 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 चार्ज आ गए, और ऐसा हो जाने की वजह से दोनों शेल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई जो रेडियल डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई जो रेडियल डायरेक्शन में है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, जबकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वेरी करेंगे, इसीलिए ये केस टफ भी है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कहानी यहां भी वही है, यहां भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के E डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डीवी की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें और Q प्रोपोर्शनल टू V प्रूव करें। ये सब करने के बाद हमें जो एक्सप्रेशन आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन है, जिसको मैं सीधे लिख रहा हूं, वो एक्सप्रेशन है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। इसको सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस ऑफ R1। ये हमारा ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रिजल्ट है। ठीक, अच्छा जी। फिर इसी का एक सब केस है, इसी का एक छोटा सा केस है। अगर मैं एक आइसोलेटेड स्फेयर की बात करूं, आइसोलेटेड स्फेयर या शेल की बात करूं, मेटेलिक कंडक्टिंग, तो आइसोलेटेड स्फेयर या शेल की बात करूं, और इस केस को इस केस से रिलेट करके देखूं और ऐसा सोचूं कि R2 अगर इनफाइनाइट हो जाए तो ये चीज यही बन जाएगी। हेंस अगर मैं यहां R2 को इनफाइनाइट कर दूं तो देखना क्या होगा, पहले तो R2 माइनस R1 R2 बनेगा, फिर ऊपर नीचे से R2 कट जाएगा, क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। हेंस एक आइसोलेटेड स्फेयर, मेटेलिक या कंडक्टिंग स्फेयर की कैपेसिटेंस, एक आइसोलेटेड स्फेयर चाहे वो सॉलिड स्फेयर हो चाहे वो स्फेरिकल शेल हो, की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। फॉर्मूला बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना भाई? ये दूसरा रिजल्ट है जो कि हमें याद होना चाहिए। तो स्फेरिकल के केस में ये दो रिजल्ट हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। ठीक है भाई साहब, और बढ़ जाते हैं आगे। तीसरा और आखिरी केस जो है वो है हमारे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का। थर्ड और लास्ट केस है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का। इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, लेंथ L है। मैंने दो सिलिंड्रिकल शेल्स लिए जो कॉमन एक्सेस हैं, कोएक्सियल हैं, तो कोएक्सियल सिलिंड्रिकल शेल्स लिए। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है, दिमाग में उतारना है। कोएक्सियल सिलिंड्रिकल शेल्स लिए, अंदर का रेडियस R1 बाहर का रेडियस R2, समझ रहे हो मेरी बात? और अब फिर मैंने वही खेल खेला, मैंने फिर अंदर में प्लस Q चार्ज डिपॉजिट किया इस सरफेस पर ऐसा, तो अंदर वाली जो शेल है उसकी जो कर्व्ड सरफेस होगी उस पर मैंने प्लस Q चार्ज डिपॉजिट करवा दिया। बाहर वाला जो शेल है उसकी जो अंदर वाली सरफेस है उस पर मैंने माइनस Q चार्ज डिपॉजिट करा दिया। हेंस बाहर वाले शेल की अंदर वाली सरफेस पर मैंने माइनस Q चार्ज डिपॉजिट करवा दिया, ऐसे। और अब इन दोनों के बीच में क्या फिर उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 2 डायमेंशनल होगी, क्या डेवलप हो जाएगी? बिल्कुल डेवलप हो जाएगी। हेंस ऐसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई।
इमेजिन करो, इमेजिन करो, हो गई, बिल्कुल हो गई, है ना। तो फिर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ई डॉट डी आर बराबर माइनस डीवी करके पहले तो ये सिस्टम कैपेसिटर है ये प्रूफ करें, और फिर इसके बाद उसकी अगर हम कैपेसिटेंस निकालें, है ना भाई, तो इसकी कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आता है C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ Ln, मतलब लॉग टू द बेस E, लॉग टू द बेस E R2 बाय R1। ये इसकी कैपेसिटेंस का छोटा सा रिजल्ट है, ठीक है जी। वैसे स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स पर क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पैरेलल प्लेट पर बनते हैं, इसलिए मैंने पैरेलल प्लेट डिराइव किया, इन दोनों को डिराइव नहीं किया, क्योंकि इनके केवल फॉर्मूला याद करने से काम चल जाता है, पर आप फॉर्मूलेज एटलीस्ट याद कर लीजिए। कभी अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो हम उसको मन में पैरेलल प्लेट जैसा ही सोचते हैं, केवल जहां कैपेसिटेंस की वैल्यू रखनी होती है वहां इनके फॉर्मूलों के जो रिजल्ट है वो रख देते हैं। दैट मीन्स इन ऑल केसेस अगर हम केवल फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं तो हमारा काम मस्ती से चल जाएगा, हमें कतई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है जी। चलिए जी, अब यहां से आगे मैं जो भी बात करूंगा वो पैरेलल प्लेट पर ही करूंगा, पैरेलल प्लेट पर ही सभी चीजों को, फंडामेंटल चीजों को समझूंगा। तो आइए फटाफट देखें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में और क्या क्या चीजें हैं समझने की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में और क्या क्या किया जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में और क्या क्या किया जा सकता है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। पहला, फोर्स ऑन कैपेसिटर प्लेट्स। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं उन कैपेसिटर प्लेट्स पर फोर्स क्या लग रहा है उसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर मैंने प्लस क्यू और माइनस क्यू का चार्ज ऑब्वियसली डिपॉजिट कर दिया है। ऐसे ये प्लस क्यू का चार्ज डिपॉजिट हो गया, ये माइनस क्यू का चार्ज डिपॉजिट हो गया, और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में डेवलप हो गई, बिल्कुल डेवलप हो गई, ऐसे डेवलप हो गई। फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है ये दोनों प्लेट के कॉम्बिनेशन की वजह से हुई है, और प्लेट्स पर चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना भैया। प्लेट पर चार्जेस क्या है, क्या है प्लेट पर चार्जेस, इस पर चार्ज प्लस क्यू है और इस प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू है। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि कैपेसिटर प्लेट्स क्या दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तो होंगी ही, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स है दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो वो क्या फोर्स है, वो क्या फोर्स है जिस फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स को खींच रही है। निकालने की जरूरत क्या है भाई साहब, क्यों ही निकालें इस फोर्स को, निकालने की जरूरत इसलिए है महाराज क्योंकि अगर आपने ये फोर्स नहीं निकाला तो ये दोनों प्लेट आपस में जो फोर्स लग रहा है, जो ऐसे खींच रहा है इन प्लेट्स को, है ना, अगर हमने इस फोर्स को समझा नहीं तो ये प्लेट चिपक जाएंगी और कैपेसिटर न बना ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो क्या हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए बाहर की तरफ। हैंस जानना तो जरूरी है कि भाई कितना लगाना है, कितना फोर्स लगाना है, जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है जी। तो ये प्लेट्स एक दूसरे पर क्या फोर्स लगा रही हैं, अगर उस फोर्स को मैं बोलूं F, उस फोर्स को मैं बोलूं F, तो बहुत मजेदार मैं एक एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स पर क्या फोर्स लगाएगी उसका एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं, और एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बाई टू। ये बड़ा मजेदार है, आधी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब, क्यू इंटू ई बाई टू आधी हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज था उसकी वजह से थी। अब अगर मैं इस प्लेट पर जो चार्ज है उस पर क्या फोर्स लगेगा वो निकालना चाहूं तो केवल माइनस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ही तो फोर्स लगाएगी ना भाई, सही बात है ना। क्यू चार्ज की खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खुद पे फोर्स थोड़ी लगाएगी, सामने जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही तो फोर्स लगाएगी, और वो तो ई बाई टू है। हेंस जो फोर्स आएगा दैट वुड बी क्यू इंटू ई बाई टू। बड़ा मजेदार है ये, इसलिए इस पर चीजें बनती हैं, बड़ा मजेदार है, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनी है ई, पर फोर्स आ रहा है क्यू इंटू ई बाई टू। कितनी मजेदार बात है, बहुत ही ज्यादा मजेदार बात है, राइट। अच्छा जी, क्यू इंटू ई बाई टू, ई की वैल्यू रख दें अगर हम, क्या है ई की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो बन रही है बीच में उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये ई की वैल्यू उठा के वहां रख दूं तो क्या मुझे मिलेगा, फोर्स का एक्सप्रेशन जो मुझे अब याद कर लेना चाहिए, F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। तो ये अगली रिजल्ट आ गया। जितने भी याद करने वाले रिजल्ट हैं मैं उन सबको ऐसे एनक्लोज कर दे रहा हूं सो दैट हमें क्या ध्यान रहे, ख्याल रहे कि किन किन चीजों को हमें दिमाग में याद रखना है। तो फोर्स ऑन प्लेट्स इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2a एप्सिलॉन नॉट का कहानी बनी। पैरेलल प्लेट, ध्यान रखना ये किसके लिए निकाला मैंने, पैरेलल प्लेट के लिए निकाला, ये पैरेलल प्लेट के लिए निकाला। ठीक, चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। तो ये एक चीज हुई, इसको अपन फोर्स ऑन प्लेट्स, फोर्स ऑन प्लेट्स कहेंगे। ठीक, अच्छा जी, थोड़ा सा अगर मैं पीछे ले जाऊं और मान लेते हैं कि अगर मैं आपसे एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन पूछूं कि भाई साहब कैपेसिटर पढ़ ही क्यों रहे हो, कैपेसिटर पढ़ ही क्यों रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो कैपेसिटर, फॉर व्हाट, है ना? तो कहोगे साहब आईटी जाना है, हमें ये करना है, वो करना है। चलो ये तो अभी की बातें है ना, शुरू की बात करें अगर, जब फिजिक्स का डेवलपमेंट हो रहा था तो कैपेसिटर क्यों क्यों डेवलप हुआ ही क्यों, कहानी क्या है कैपेसिटर की? तो कहानी बहुत मजेदार है। कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? सही बात है, एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना? एनर्जी होती है जो कुछ करवाती है। ऐसी सूरत में एनर्जी को स्टोर करना क्या काफी मुश्किल काम है और काफी इंपॉर्टेंट भी है ना? सो दैट हम उस स्टोर्ड एनर्जी को अपने मन मुताबिक यूज कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल सेल में हमने केमिकल एनर्जी स्टोर कर रखी है सो दैट हम अपने मुताबिक उसका इस्तेमाल कर सकें। बैटरी में हमने केमिकल एनर्जी स्टोर कर रखी है सो दैट हम अपने मुताबिक उसका इस्तेमाल कर सकें। तो कैपेसिटर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि कैपेसिटर बेसिकली एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। और अगर ऐसा है तो हमको डेफिनेटली कितनी एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर वो जानना होगा। हेंस एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होती है U, दैट इज गिवन बाय हाफ सी वी स्क्वायर, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स। हाफ सी वी स्क्वायर हम सब अच्छे से जानते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला है। तो U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन है। अगर C को फैरेड में रखते हैं और V को वोल्ट में रखते हैं तो ये एनर्जी जूल में आएगी। सी को अगर हम फैरेड में रखें, वी को वोल्ट में रखें, तो एनर्जी जो एनर्जी का ऐसा यूनिट है उसमें आएगी। ठीक है जी, तो हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी का बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम और एक दो फॉर्मेट में बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक काम करूं कि सी वी स्क्वायर में से ये जो वी स्क्वायर है इसको वी इंटू वी लिख लूं और फिर सी इंटू वी को क्यू लिख लूं, तो इसी एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ क्यू इंटू वी। देखो और समझो, क्यू इज इक्वल टू सी वी हमारे पास एक इक्वेशन है ही, Q इज इक्वल टू सी वी हमारे पास एक फंडामेंटल इक्वेशन है ही, है ना? वहां से अगर मैं इस्तेमाल करूं तो क्या इसी चीज को हाफ इंटू क्यू इंटू वी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये जो V है अगर मैं इसको Q बाई सी यहां रख दूं तो क्या इसी एनर्जी को हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी भी लिख सकता हूं, हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी भी लिख सकता हूं। ठीक है भाई, तो तीन एक्सप्रेशन है एनर्जी के, दिमाग में बिठाओ, ढंग से दिमाग में बिठाओ। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो है उसको लिखने के तीन एक्सप्रेशन है। सबसे ज्यादा जो फेमस एक्सप्रेशन है वो तो ऑब्वियसली हाफ सी वी स्क्वायर है ही सही। इन जनरल हाफ सी वी स्क्वायर इज द मोस्ट फेमस। होता है ना कोई जो प्रसिद्ध हो गया, तो जो प्रसिद्ध हो गया वो तो हाफ सी वी स्क्वायर है, पर बाकी दोनों कम नहीं है। हाफ क्यू इंटू वी और हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी भी कम नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमें बाकी लोगों की भी जरूरत पड़ती है। सब इंटर कन्वर्टेबल हैं, दैट मीन्स ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती है जिसमें एनर्जी का फॉर्मूला ये तो लगे पर ये ना लगे। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ठीक, समझ गए भाई साहब। चलिए जी, अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को अगर हम आपस में कनेक्ट करते हैं, है ना, तो हम अच्छे से जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दो तरह के हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना? दो प्रकार के हैं। सीरीज जैसे रेजिस्टेंस के लिए भी हम ऐसा कह सकते हैं, स्प्रिंग्स के लिए भी हम ऐसा कह सकते हैं, है ना? और दूसरा पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल दो प्रकार के कॉम्बिनेशन हमारे कैपेसिटर्स के होते हैं। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है कैपेसिटर का, कैसा दिखेगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहले तरह के अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, जो कि है सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले तरह का कॉम्बिनेशन जो कि है सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें और फटाफट टकाटक इसको समझने की कोशिश करें तो सिचुएशन ये होगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से दर्शाया जाएगा। मान लेते हैं तीन कैपेसिटर्स हैं C1 C2 और C3, तीन कैपेसिटर हैं, तो उनको कुछ इस प्रकार से C1 C2 और C3 कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा।
ऐसा दिखता है सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, ऐसा दिखता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन की जो खास बात होती है, जो सबसे मजेदार बात होती है, वो ये होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स पर जो चार्ज का पेयर बनता है वो सेम बनता है। कैसे होता है ऐसा? ऐसा ऐसे होता है कि मान लेते हैं ये भाई साहब अभी न्यूट्रल हैं, सोचना मन में, और इमेजिन करो कि यहां से कोई क्यू चार्ज आया, सोचना, तो ये क्यू चार्ज इस प्लेट पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, देखना ध्यान से, इस प्लेट पर आके बैठ जाएगा ये क्यू चार्ज, आगे नहीं जा सकता है क्योंकि कैपेसिटर एक ब्रोकन सर्किट है। कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों प्लेट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, और कभी भी चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जंप नहीं करेगा। अगर ऐसा हो गया तो हम कहते हैं कि ब्रेकडाउन हो गया है कैपेसिटर का, खराब हो गया है कैपेसिटर, जल गया है, फ्यूज हो गया है, ऐसा बोलेंगे। तो कभी भी चार्ज एक कैपेसिटर की प्लेट से दूसरी कैपेसिटर की प्लेट पर नहीं कूदेगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, और अगर इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट हो गया है, तो क्या सामने वाली कंडक्टिंग प्लेट पर इंडक्शन से सामने वाली प्लेट न्यूट्रल है, क्या इंडक्शन से क्या यहां माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और चूंकि न्यूट्रल प्लेट थी तो प्लस क्यू चार्ज फ्री होके आगे चला जाएगा। क्या जब ये प्लस क्यू चार्ज फ्री होके इस कैपेसिटर पे पहुंचेगा तो क्या वही गेम खेलेगा जो यहां खेला गया था? हेंस क्या ये चार्ज भी इस प्लेट पर जाके उसी भांति उसी प्रकार डिपॉजिट होगा जैसे यहां डिपॉजिट हुआ था? हेंस इस प्लेट पर भी चार्ज क्यू आ जाएगा। और मजे की बात है कि दोनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसा ही आगे चलता रहेगा, ऐसा ही आगे चलता रहेगा। ये माइनस क्यू हो गया, फिर ये इधर क्यू, फिर इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, और वही क्यू चार्ज ऐसे आगे चला गया। तो जो सबसे सुंदर और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सेलिएंट फीचर है, ऐसा कह लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो सेलिएंट फीचर है, मतलब वो चीज जो अगर हट जाए तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि कैपेसिटर सीरीज में है ही नहीं, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे मजेदार बात क्या है? सेम चार्ज, सेम चार्ज। सीरीज कॉम्बिनेशन की सेलिएंट फीचर क्या है? सेम चार्ज, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है जी। तो भले ही C1 C2 C3 की कैपेसिटेंसेस अलग अलग थी, पर स्टिल सभी कैपेसिटर्स में जो चार्जेस हैं वो सेम है। एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से जुड़ी हुई है, देखो ध्यान से, एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की, एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से जुड़ी हुई है, ऐसे ही इसकी नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब सवाल है कि ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना हो तो वो क्या होगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैसे निकलता है? वो ऐसे निकलेगा कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर तीन कैपेसिटर हैं तो जैसे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़ते हैं, कैपेसिटर सीरीज में जुड़ते हैं। दिमाग में बिठाओ, जैसे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़ते हैं वैसे ही, ठीक वैसे ही कैपेसिटर सीरीज में जुड़ते हैं। हेंस 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर इन तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इन तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जैसे इमेजिन करें कि इस कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 आया इमेजिन करें कि पहले कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 आया, यहाँ V2 आया, यहाँ V3 आया, तो ऑब्वियसली V1 V2 V3 अलग अलग होंगे। और अगर हम Q इक्वल टू CV से देखें तो V का वैल्यू आएगा Q/C। ऐसा होने की वजह से ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, V1:V2:V3 का जो रेशो है, चूंकि V Q/C के प्रोपोर्शनल है, तो दैट वुड बी 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू 1/C3। ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें दिमाग में बिठानी चाहिए, जिस पर आपसे छोटी मोटी चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो चीजें हैं जो मैंने बताई। क्या क्या मैंने दो चीजें बताई? एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा वो, और दूसरा कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किस रेशो में बटेगा। कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किस रेशो में बटेगा? वो इनवर्स रेशो ऑफ कैपेसिटेंस में बटेगा। ये बात कमाल का इफेक्ट दिखाएगी अगर मैं दो कैपेसिटर्स की बात करूं। जैसे एक क्वेश्चन ले लूं, अगर मान लेते हैं मैं एक क्वेश्चन लूं, एक एग्जाम्पल ले लूं यहां पर, और मान लेते हैं वो एग्जाम्पल ये है कि मैं अगर आपको ऐसे और ऐसे दो कैपेसिटर दिखाऊं, मान लेते हैं ये दो कैपेसिटर हैं एंड कनेक्टेड टू बैटरी,
एंड कनेक्टेड टू बैटरी। मान लेते हैं बैटरी है 10 वोल्ट की और ये दो कैपेसिटर है, ये है 1 माइक्रोफेरेड का और ये है 2 माइक्रोफेरेड का सपोज। और क्वेश्चन केवल इतना जानना चाहता है कि भैया 1 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर को कितना वोल्टेज मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये 10 वोल्ट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में होगा, वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में होगा। हेंस इसको जो वोल्टेज मिलेगा, इसको जो वोल्टेज मिलेगा इसको जो वोल्टेज मिलेगा, चूंकि V है Q बाई C, जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, है ना। हेंस इसको जो वोल्टेज मिलेगा दैट वुड बी 2/3 ऑफ 10। हेंस 1 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा दैट वुड बी 2/3 ऑफ 10 वोल्ट्स, दैट मीन्स 20/3 वोल्ट्स। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा दैट वुड बी 1/3 ऑफ 10, दैट मीन्स 10/3 वोल्ट्स। तो 20/3 और 10/3 मिलकर 10 बनेंगे। चार्ज सेम है दोनों में, चार्ज सेम है। ठीक, आप ये भी कर सकते हैं कि इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालकर चार्ज निकालकर फिर वोल्टेज निकालें, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहे तो सीधे सीधे वोल्टेज लिख सकते हैं। तो अगर दो कैपेसिटर्स हैं, तो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, अगर दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2, अगर दो कैपेसिटर हैं केवल C1 और C2, है ना, और अगर किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, अगर किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ये है C1 और ये है C2, तो V1 कैपेसिटर 1 जो है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा V1, दैट कैन बी रिटन एज C2 अपॉन C1 प्लस C2, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। और ऐसे ही V2 कैन बी रिटन एज C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। ये बहुत कमाल की चीज है, जादुई काम कर सकती है। C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, जिसका एग्जाम्पल मैंने यहां रखा। बहुत बहुत काम की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। और ठीक ऐसा ही हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फटाफट से पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखें। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो काफी इजी है, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला बहुत ज्यादा आसान है। कैसा दिखेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटर्स फिजिकली सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर्स है C1 C2 C3, तो इन तीनों कैपेसिटर्स की एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, और दूसरी प्लेट किसी दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, कुछ ऐसे। ऐसा अगर कुछ हिसाब बैठे तो इनको पैरेलल में कहा जाएगा। ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है, तो अब ये तीनों कैपेसिटर्स म्यूचुअली पैरेलल में हैं, ऐसा कहा जाएगा। तो भाई साहब C1 C2 और C3 ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कब होंगे? जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहलाने के लिए वो क्वालिफाइंग फैक्टर क्या है? जैसे सीरीज में कहलाने के लिए सेम चार्ज था, ऐसे ही पैरेलल में कहलाने के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। चार्ज अलग अलग होगा पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना ही चाहिए, तभी ये लोग, ये भाई साहब पैरेलल कहलाएंगे। ठीक, अच्छा जी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है यहाँ पर? यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना बहुत ज्यादा आसान है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2 प्लस C3। दैट मीन्स जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ते हैं वैसे ही कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ते हैं। ऐसा दिमाग में सेट करो, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ते हैं ऐसे ही कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ते हैं। ठीक, अच्छा जी। फिर V1 V2 V3 तीनों के क्रॉस पोटेंशियल तो सेम होगा क्योंकि ये लोग पैरेलल में हैं, पर चार्जेस जो कैपेसिटर प्लेट्स पर होंगे वो तो अलग अलग होंगे। क्या इस वाले कैपेसिटर C1 वाले कैपेसिटर पर अगर जो चार्ज है अगर वो है Q1, तो मान लेते हैं प्लस Q1 और माइनस Q1 इन प्लेट्स पर चार्ज है, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट हुई। ऐसे ही यहां भी प्लस Q2 और माइनस Q2 चार्ज है, और ऐसे ही यहां भी प्लस Q3 और माइनस Q3 चार्ज है। और चूंकि Q बराबर होता है C इंटू V और V तो सबका सेम है, हेंस क्या Q1 is to Q2 is to Q3 is directly proportional to C1 is to C2 is to C3। ये बना बहुत ही मजेदार चीज। बोलो भाई साहब। तो Q1 is to Q2 is to Q3 is equal to C1 is to C2 is to C3। दैट मीन्स चार्जेस कैपेसिटेंस के डायरेक्ट रेशियो में ब्रेक होंगे, जबकि सीरीज में वोल्टेज कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में ब्रेक हो रहे थे। ऐसे दिमाग में बिठाएंगे, ऐसे दिमाग में बिठाएंगे, है ना।
तो चार्जेस जो हैं वो डायरेक्टली कैपेसिटेंस के रेशो में ब्रेक हो रहे हैं। एग्जाम्पल देके अगर अपनी बात समझाऊं तो मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं, एग्जाम्पल मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं भाई साहब कि अगर दो कैपेसिटर हैं, मान लेते हैं एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, ये दो कैपेसिटर हैं और ये दोनों कैपेसिटर इस प्रकार से पैरेलल में है। और एक अच्छा फिगर बनाते हैं, चलो जिस तरह के क्वेश्चंस में फिगर रहते हैं वैसा बनाते हैं। तो एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है ना, और ये दोनों कैपेसिटर मिलकर किसी बैटरी से कनेक्टेड है, मान लेते हैं ऐसा है। ठीक है जी, बैटरी का सिंबल में दोनों जो डंडे हैं वो बड़े छोटे होते हैं, कैपेसिटर में सेम होते हैं। तो मान लेते हैं दिस इज C1 एंड लेट अस इमेजिन दिस इज C2 एंड दिस इज अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, है ना। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि मेरे C1 वाले कैपेसिटर पे क्या चार्ज है। तो Q1 जो C1 वाले कैपेसिटर पे चार्ज है, Q1 C1 वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज है Q1, है ना, दैट वुड बी इक्वल टू, चूंकि सीधे सीधे वोल्टेज V है, सीधे सीधे देखो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज V है, तो Q इज इक्वल टू CV, तो दैट मीन्स C1 इंटू वी। Q1 जो चार्ज होगा इस पर दैट इज C1 इंटू वी, और इस पर जो चार्ज होगा अगर उसको Q2 बोला जाए, अगर उसको Q2 बोला जाए तो दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। तो Q2 की जो वैल्यू है, Q2 की जो वैल्यू है दैट इज कितना, दैट इज C2 इंटू वी। हेंस बैटरी से जो चार्ज सप्लाई हुआ गया होगा, या बैटरी से जो चार्ज गया होगा Q, है ना, बैटरी से जो चार्ज सप्लाई हुआ होगा Q, वो Q1 Q2 दो रेशो में ब्रेक हुआ होगा, दो रेशो में टूटा होगा। हेंस Q को अगर मैं लिखना चाहूं, Q1 को Q के टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूं तो एक छोटा सा फॉर्मूला बनेगा जो बहुत ही ज्यादा काम का है। Q1 कैन बी रिटन एज C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। Similarly, Q2 can be written as C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। ये दोनों बहुत ही कमाल के रिजल्ट हैं, बहुत कमाल के एक्सप्रेशन है। हेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा आराम से और प्यार से लिखा जा सकता है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सटीक तरीके से लिखा जा सकता है, बहुत ही आराम से लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, चलिए जी अब हम आ जाते हैं, अब तक हमने जो देख लिया है उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस, जितना हमने पढ़ लिया। तो हमने बेसिकली कैपेसिटर की डेफिनेशन को पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ा, हमने एनर्जी इन कैपेसिटर पढ़ा, और हमने कैपेसिटर कॉम्बिनेशन पढ़ा। अभी क्या रहता है, डाइलेक्ट्रिक की पूरी स्टोरी रहती है। हेंस डाइलेक्ट्रिक को छोड़ के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी अगर हम बात करें, फटाफट टेस्ट देखें तो 2023 का एकदम ताजा ताजा प्रश्न आपके सामने है मेंस का, फटाफट से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, आंसर वैसे वहां पर है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, है ना। मैं फिर अभी लगातार इसको देख रहा हूं, तो आप मैच करिएगा कि आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। ठीक, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच, कौन दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमें इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस समझना है कि भाई साहब इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। तो देखो जरा ध्यान से देखो, ये अगर पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी हो गया, ये पॉइंट भी बी हो गया, है ना भाई, ये पॉइंट भी बी हो गया, ये पॉइंट भी बी हो गया। तो वो जो दोनों कैपेसिटर्स हैं वो दोनों कैपेसिटर्स तो शॉर्ट हो गए। एक्चुअली शॉर्ट हो गए का क्या मतलब है, अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर आ जाए तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करेगा, है ना, और ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कैपेसिटर बेकार हो गया है, आप उसको सर्किट से हटा सकते हैं। हेंस हम इस सर्किट से इस कैपेसिटर को हटा सकते हैं और इस कैपेसिटर को हटा सकते हैं। अगर हम इन दोनों कैपेसिटर्स को हटा दें तो क्या हमें ये दिख रहा है कि ये वाला सी और ये वाला सी ए और बी के साथ पैरेलल में, हेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो गई, 2C। हेंस राइट आंसर क्या आया मेरा, राइट आंसर आएगा मेरा 2C। समझ में आ रही है बात, ऐसा है। और देखिए 2023 मेंस का एक और प्रश्न, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर आ जाइए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 फेरेड, ठीक है जी। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 2 फेरेड है, इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ V, ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज E1, तो पहले E1 की वैल्यू लिख लें। तो E1 इज इक्वल टू कितना है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 2 फेरेड, हाफ CV स्क्वायर से मैं लिखूंगा, तो हाफ इंटू सी है 2 फेरेड इंटू V का स्क्वायर, ये तो हुई E1 की वैल्यू। फिर क्या कहता है, कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
अनचार्ज्ड आइडेंटिकल कैपेसिटर। तो आपका जो कैपेसिटर था 2F फेरेड का, ये एक ऐसे ही 2F अनचार्ज्ड कैपेसिटर से जोड़ दिया गया है। तो आपका कैपेसिटर तो चार्ज था, 2F कैपेसिटर था जो चार्ज था, ये एक अनचार्ज्ड गरीब कैपेसिटर से जोड़ दिया गया है जिसकी कैपेसिटेंस 2F है ना। तो ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस प्रकार से, और मान लेते हैं यहाँ एक स्विच लगाकर, स्विच को बंद कर दूंगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये समझना बहुत आसान है कि अगर 2F वाले हमारे कैपेसिटर पे चार्ज था प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो क्या ये चार्ज स्विच बंद करते ही, इस स्विच एस के बंद करते ही, क्या ये चार्ज बराबर बराबर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? बराबर बराबर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 2F और 2F का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी 4F, चार्ज क्यू ही रहेगा, चार्ज क्यू ही रहेगा। ठीक, तो जो इनिशियल एनर्जी थी, अगर मैं इसको चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इनिशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, है ना। अगर मैं 2F को सी बोल रहा हूं, मैं 2F को सी बोल रहा हूं अभी हाल फिलहाल, इस 2F को भी सी बोल रहा हूं, तो पहले जो एनर्जी थी E1 वो थी हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, और जब आपने ऐसा कर दिया तब जो एनर्जी है E2 दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। ध्यान से देखना और समझना, हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, है ना, करेक्ट है। तो कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज E2। अभी उसको क्या चाहिए? E2 बाई E1 का रेशो चाहिए, बस, और कुछ चाहिए ही नहीं। हेंस E2 बाई E1 का रेशो, क्या हम देख रहे हैं कि E2 की जो वैल्यू है वो E1 बाई 2 है। E2 इज बेसिकली E1 डिवाइडेड बाई 2। हेंस E2 बाई E1 का रेशो मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है, सिंपल, वेरी इजी। सही है, समझ रहे हो? ऐसा है। अगला देखना क्या है, कैपेसिटेंस, अगेन 2022 का कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1। तो इनिशियल जो कैपेसिटेंस थी वो थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, है ना, आइसोलेटेड स्फीयर की। क्वेश्चन कहता है कि इट बिकम्स n टाइम्स व्हेन इट इज एनक्लोज्ड बाय कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R2। जब R2 रेडियस के स्फीयर से एनक्लोज कर दिया गया तब जो नई कैपेसिटेंस बनी C डैश, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, ये हो जाएगी। एंड एज पर दी क्वेश्चन ने कहा है कि कैपेसिटेंस n टाइम्स हो गई है, तो C डैश इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ C, और C की वैल्यू कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, है ना। अब हमसे क्या चाहता है? R2 बाय R1 की वैल्यू चाहता है n के टर्म्स में। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? C का एक्सप्रेशन में उधर सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करूंगा, बहुत आसान है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ C विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक है जी। क्या इस पूरी कहानी में कट्टी बट्टी होने वाली है? किसकी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 की। तो कट्टी बट्टी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 की कट्टी बट्टी हो गई भाई साहब। अपने को चूंकि R2 बाय R1 चाहिए R2 बाय R1 चाहिए, तो एक काम करते हैं, R1 से यहां और यहां डिवाइड कर लेते हैं। तो R1 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ R2 बाय R1 आ जाएगा, और यहाँ भी R2 बाय R1 आ जाएगा। R2 बाय R1 को अगर मैं x बोल दूं तो क्या अब मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है? x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू n, है ना, दैट इज इक्वल टू n। अपने को x चाहिए, ठीक है जी। हेंस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू nx माइनस n, इधर उधर खिसका लेते हैं। हेंस x को कॉम, तो इज इक्वल टू, यहाँ तो आ गया n और यहाँ x कॉमन ले लिया मैंने, n माइनस 1। हेंस x इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1। कौन सा आंसर आ गया मेरा? n अपॉन n माइनस 1, ये आंसर आ गया। क्या बहुत ज्यादा आसान है, फटाफट फटाफट किए जा सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक और ले लेते हैं, चलिए, इस तरह के भी क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं, इसको देखते हैं जरा ध्यान से देखें। खूब मजेदार क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, ध्यान से देखें। ए और बी तो ये है ही, अगर मैं इस पॉइंट को सी बोल दूं तो देखना ध्यान से, ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेस वायर या विदाउट एनी बैटरी और कैपेसिटर कनेक्टेड है, हेंस पूरे सभी पॉइंट सी हैं। ऐसा हो जाने से क्या तुम देख रहे हो कि ये कॉम्बिनेशन के अक्रॉस सेम पोटेंशियल बनेगा, हेंस ये दोनों तो गए, ये दोनों तो गए, है ना। अच्छा जी, ये अगर ए पॉइंट है, ये अगर पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट भी ए बना, और इधर ये पॉइंट भी ए बना, है ना। हेंस ये वाला कैपेसिटर एसी के अक्रॉस आ गया,
ये वाला कैपेसिटर भी AC के अक्रॉस आ गया, ये वाला कैपेसिटर भी AC के अक्रॉस आ गया। तो 8 8 8 तीन 8 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर पैरेलल में आ गए A और C के अक्रॉस, और फिर लास्ट में C और B के अक्रॉस 8 माइक्रोफेरेड और लगा हुआ है। तो क्या तीन पैरेलल कैपेसिटर और उसके साथ एक सीरीज। तो ये तीन पैरेलल कैपेसिटर 8 माइक्रोफेरेड 8 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड तीनों पैरेलल में कितना हो गया 24। ठीक है जी। अब 24 और 8 सीरीज में है, 24 और 8 सीरीज में है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर C1 C2 दो लोग सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना भाई। हेंस 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 8, है ना। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, अच्छा जी। अब देखें जरा क्या हो जाएगा। तो क्या 8 3 24, 8 से काट लेते हैं, कट गया। 3 + 1 4, हेंस दिस बिकम्स 24 डिवाइडेड बाय 4 और 6 आंसर आ गया, है ना। हेंस आंसर आ गया मेरा कितना 6 माइक्रोफेरेड। तो क्या हम देख रहे हैं कि बहुत बहुत ज्यादा इजी एरिया है, कोई परेशानी, जरा सी भी परेशानी की कतई कोई बात नहीं है। चलिए जी, अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं और अब डाइलेक्ट्रिक पर बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक पर बात करेंगे। अच्छा जी, हीट जनरेटेड इन कैपेसिटर सर्किट्स को भी देख लेते हैं। तो अगर कैपेसिटर सर्किट्स में कैपेसिटर कनेक्टेड सर्किट्स हैं और उसमें अगर हीट की बात हो रही है, और जनरली हीट वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हीट वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक स्विच होगा, वो स्विच को बंद करेगा, फिर आपसे पूछेगा कि बताओ कितनी हीट जनरेट हुई। तो हीट जनरेटेड को निकालने का जो तरीका है, हीट जनरेटेड इज गिवन बाय, हीट जनरेटेड इज गिवन बाय, हमें क्या क्या करना होगा। ये एडवांस वाले क्वेश्चन यहाँ काफी ज्यादा बनते हैं। हमें क्या क्या करना होगा, हमें सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालनी होगी, स्विच जब ओपन था तब, फिर स्विच हो गया क्लोज, तो स्विच क्लोज होने के बाद सिस्टम की एनर्जी निकालनी होगी विच इज द फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना भाई। और मान लेते हैं कि अगर अगर कोई बैटरी है और अगर वो बैटरी वर्क डन कर रही है ना, अगर वो बैटरी वर्क डन कर रही है तो सिस्टम को एनर्जी, सिस्टम को जो बैटरी वर्क डन कर रही है तो सिस्टम को एनर्जी दे रही है। तो बेसिकली एनर्जी लॉस होता है, हीट जनरेटेड इज बेसिकली एनर्जी लॉस, है ना। हीट जनरेटेड इज बेसिकली एनर्जी लॉस। ठीक है जी। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, प्लस प्लस वर्क डन बाय बैटरी विद साइन, वर्क डन बाय बैटरी विद साइन is the heat generated in a system. Initial energy of the system minus final energy of the system plus work done by battery is heat generated in a system. इस पर कभी कभी बड़े प्यारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं एक एग्जांपल अभी कराऊंगा तुमको, देखना जरा ध्यान से। बड़े प्यारे क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं, बड़े क्यूट से छोटे से बड़े प्यारे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन हमसे कुछ ऐसा कहता है कि भाई साहब ऐसा है कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, मेरे पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को मैंने, उसका कैपेसिटेंस है C, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, और इस कैपेसिटर को मैंने प्लस CV और माइनस CV का चार्ज अपनी तरफ से दे रखा है। ये प्लस CV है, ये माइनस CV है, मैंने अपनी तरफ से प्लस CV और माइनस CV का चार्ज दे रखा है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। और क्वेश्चन कहता है कि इस कैपेसिटर को मैं एक स्विच के माध्यम से एक बैटरी से जोड़ने वाला हूं, ऐसे ऐसे एक बैटरी से जोड़ने वाला हूं जिसकी पोलैरिटी ये है और जिसका वोल्टेज है 2V, जिसका वोल्टेज है 2V। देखो ध्यान से और समझने की कोशिश करो। तो ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, मैं अगर स्विच को प्रेस कर दूंगा तो मेरा जो पहले से ही चार्ज कैपेसिटर है वो इस 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि जब मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा तो कितनी हीट सर्किट में जनरेट होगी, जब मैं स्विच को बंद कर दूंगा तो कितनी हीट सर्किट में जनरेट होगी, ये बता दीजिए। तो क्या करेंगे हम, तो हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। इनिशियल सिस्टम क्या है वो तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, और इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर में कितनी स्टोर्ड है वो भी दिख रही है, हाफ CV²। ठीक है भाई। अब हमें सोचना होगा कि स्विच को बंद कर देने के बाद क्या होगा। स्विच क्लोज कर दिया मैंने, स्विच को क्लोज कर देने के बाद क्या होगा। तो स्विच को क्लोज कर देने के बाद क्या जो बैटरी की पोलैरिटी है, क्या वही पोलैरिटी कैपेसिटर लेगा। दैट मींस राइट वाली प्लेट पॉजिटिव बनेगी, लेफ्ट वाली प्लेट नेगेटिव बनेगी, और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जो बैटरी का EMF है। क्यों, क्योंकि बैटरी तो इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स है। हेंस क्या फाइनली कैपेसिटर बैटरी की बात मानेगा, जो बैटरी कहेगी वो मानेगा, क्योंकि बैटरी इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स है। हेंस हमको ये समझना होगा, हमको ये समझना होगा भाई साहब कि
डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियों से पास होने के बाद जब ये फाइनली सर्किट अपने स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाएगा, दैट मीन्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी जहां भी होना था हो चुका होगा। उस समय अगर हम इस सर्किट को देखें, उस समय सब कुछ हो चुका है। अब अगर हम इस सर्किट को देखें तो हमें जो दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा, हमें जो दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि इस प्लेट पर चार्ज है +2 CV का और इस प्लेट पर चार्ज है -2 CV का। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस तो बदली नहीं, कैपेसिटेंस तो जो थी वो ही रही है ना, बैटरी बदल गई। बैटरी बदल देने से जो कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था, पहले V मिल रहा था, तब जब मैंने चार्ज यहाँ किया हुआ था वो 2V मिल रहा है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब हमें क्या क्या करना होगा, हमें इवेल्युएट करना होगा व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर? तो इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज ऑब्वियसली ½ CV², कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर? फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज ½ × C × 2V का स्क्वायर, अगेन ½ CV² से ½ × C × 2V का स्क्वायर, ½ × C × 2V का स्क्वायर। यहां तक भी समझ में आती है बात। अब और क्या समझना होगा? वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये समझना होगा। उसके लिए हमें ये समझना होगा कि एज आई क्लोज दी स्विच इस बैटरी से कितना चार्ज बहकर जाएगा। ध्यान से डायग्राम को देखो, इस प्लेट पर -CV चार्ज था और फाइनली इस प्लेट +2 CV का चार्ज तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो सोच के मुझे बताओ कि अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर देता हूं, इस स्विच को क्लोज कर देता हूं ऐसे, तो इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होके जाएगा? कितना 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 कितना? 3 CV। क्यों? क्योंकि उस 3 CV में से 1 CV तो -CV को न्यूट्रलाइज करने में लग जाएगा, है ना भाई साहब, और +2 CV रिमेनिंग दिखाई दे रहा है ना। मेरे पास मेरे पे 10 रुपए का उधार था, किसी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए, अब मेरे पास 20 रुपए हैं। बताओ मुझे कितने पैसे दिए गए? 30 रुपए, 30 रुपीज। ठीक, ऐसा। हेंस कितना चार्ज फ्लो किया है बैटरी से? 3 CV। 3 CV। वर्क डन बाय बैटरी हमेशा ही होता है चार्ज फ्लोन थ्रू दी बैटरी मल्टीप्लाइड बाय दी EMF ऑफ दी बैटरी। और अगर बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से चार्ज निकलता है तो वर्क डन पॉजिटिव लिया जाता है, राइट। हेंस इस पूरे कहानी में वर्क डन बाय बैटरी का क्या रोल है? वर्क डन बाय बैटरी क्या है? हेंस वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव का, क्योंकि बैटरी से बाहर निकल रहा है चार्ज। 3 CV मल्टीप्लाइड बाय बैटरी का EMF विच इज 2V। हेंस वर्क डन बाय बैटरी इज प्लस का 6 CV²। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, है ना, अब आएगा मजा। देखो जरा इस फॉर्मूले में सब चीजों को रखो भाई साहब, है ना, इस फॉर्मूले में सब चीजों को रखो। तो इनिशियल एनर्जी कितनी? ½ CV², ½ CV² माइनस फाइनल एनर्जी कितनी? ½ × C × 2V का स्क्वायर, और वर्क डन बाय बैटरी कितना? 6 CV² प्लस 6 CV²। समझ गए? बिल्कुल भाई साहब समझ गए, है ना। तो ये कितना आएगा? यहां से 4 का टर्म आएगा, है ना। तो -3/2 CV², है ना, -4 + 1 इज -3, -3/2 CV² और -3/2 और +6, माइनस का 3/2 और प्लस का 6, कितना हो गया? 12, 12 - 3 9, 9/2 CV² इज द आंसर। 9/2 आएगा यहां से। हेंस सॉल्व कर लेने पर ये क्या दिखाई देगा मुझे? 9/2 CV² इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन दी सर्किट। एक क्वेश्चन भी अगर अच्छे से कर लेते हो तो बाकी सभी क्वेश्चंस में रिपीटेशन ही होता है, सभी क्वेश्चंस में रिपीटेशन होता है। यही तो 12th के सिलेबस की खास बात है, ये वैरायटी नहीं है बिल्कुल भी। जितने पॉसिबल केसेस हैं अगर कर लेते हैं अपन, एक बार शिद्दत से कर लेते हैं, जो कोई भी अच्छा टीचर आपको करा ही देता है क्लास में, तो किसी भी अच्छे टीचर से आप एक बार भी अगर ठीक से पढ़ लेते हैं ईमानदारी के साथ, तो 12th के सिलेबस पर बहुत जल्दी कमांड हो जाता है। 12th का सिलेबस कमांड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मैजिकल है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चंस हमें यहां पर बनते हैं और बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए जी, अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स डाइलेक्ट्रिक। अब हम बढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर्स की तरफ। तो आपके सामने एक सुंदर चित्र बना हुआ है जिसमें कैपेसिटर के अंदर पार्शली फिल किया हुआ है मैंने डाइलेक्ट्रिक को। तो पहले मैं आपको पार्शियली फिल्ड वाले केस की तरफ ले चल रहा हूं और फिर कंप्लीटली फिल्ड वाले केस की तरफ भी ले चलूंगा, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में या इस सिचुएशन में
जब हमने कैपेसिटर के अंदर टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक एंटर करा दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, है ना। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है डी और प्लेट एरिया है ए, वही जो नॉर्मल होता है। और अब हमने क्या किया, हमने टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक अंदर में एंटर करा दिया है। तो अब जो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस है दैट इज गिवन बाय सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता है वो प्लीज इस फॉर्मूले को याद करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी माइनस टी प्लस टी बाय के, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के इज द एक्सप्रेशन फॉर फॉर्मूला फॉर पार्शली फिल्ड कैपेसिटर। तो अगर पार्शली फिल्ड है तो कहानी ये बनेगी, है ना। अभी तो मैंने एक ही लेयर दिखाई थी, अगर एक से ज्यादा लेयर हो जाती, ऐसा भी हो सकता था, है ना, ऐसा भी हो सकता था। देखना जरा, ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे सकता है कि भाई साहब ये तो है कैपेसिटर ऐसा, और इस कैपेसिटर के अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक ऐसा भर दिया, ऐसा ऐसा, जिसका कांस्टेंट है K1, जिसका T1 है ये, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। और ऐसा ही मैंने एक लेयर और भर दी, मान लेते हैं यहाँ एक लेयर और भर दी मैंने डाइलेक्ट्रिक की, जिसकी थिकनेस है T2 और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। अब बताओ कैपेसिटेंस। तो हमें केवल इतना करना है कि नीचे जो T लिखा है इसको समेशन T कर देना है, और उधर जो T बाय के लिखा है इसको भी समेशन T बाय के कर देना है। दैट मीन्स इन जनरल अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो कैपेसिटेंस वुड बी गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस ऑफ समेशन ऑफ टी प्लस ऑफ समेशन ऑफ टी बाय के। ध्यान रखना है इसको। तो कई सारे क्वेश्चन तो इसी से ही यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल। ठीक। अब अगर हम इसका एक स्पेशल केस देखें कि भाई साहब क्या हो जाए अगर टी का वैल्यू डी हो जाए, दैट मींस कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर। कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर की बात करें, टी का वैल्यू डी कर दें, तो क्या देख रहे हो, ये तो खत्म हो गया, ये डी बना के ऊपर चला गया। क्या आया कैपेसिटेंस, क्या आया कैपेसिटेंस, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। तो क्या मैं ये कहूंगा कि अगर मैं एक कंप्लीटली फिल्ड, अगर मैं एक कंप्लीटली फिल्ड केस की बात करूं, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक वाले केस की अगर बात करूं, है ना, तो जो नया कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a बाय डी हो गया है। हेंस अगर पुराना कैपेसिटेंस c था तो नया कैपेसिटेंस k टाइम्स ऑफ c हो गया है। यही सबसे मजेदार बात है, इसीलिए हम प्रैक्टिकली हमेशा कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ ही यूज करते हैं, है ना। हम जब प्रैक्टिकल बात करते हैं कैपेसिटर की तो हमेशा डाइलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, हमेशा ही, क्योंकि फायदा है उसमें, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 100 भी है किसी का तो कैपेसिटेंस 100 गुना बढ़ जाएगी, है ना। तो हमेशा ही प्रैक्टिकली हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर्स की ही बात करते हैं। ठीक। अच्छा जी, इस पीछे वाले केस में, इसमें कभी कभी वो ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होके कंडक्टिंग मटेरियल होता, तो मैंने टी थिकनेस का एक कंडक्टिंग मटेरियल अगर एंटर करा दिया तो बताओ क्या होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स के लिए के का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होता है, और अगर के का वैल्यू इनफाइनाइट यहां रख दूं मैं, तो क्या ये टी बाय के वाला टर्म खत्म हो जाएगा और कैपेसिटेंस बनेगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। दैट मीन्स अगर मैं टी थिकनेस का कंडक्टर या कंडक्टिंग प्लेट बीच में इंट्रोड्यूस कर दूं तो जो कैपेसिटेंस अब बनेगी दैट इज एज गुड एज कि मैं दोनों प्लेट के सेपरेशन जो डी था उसको रिड्यूस करके डी माइनस टी कर दूं। तो ये दोनों केसेस 100% आइडेंटिकल हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर्स, कंप्लीटली फील्ड कैपेसिटर्स की बात करें पर एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक भर दें, जैसे कि मैंने दो केसेस दिखा रखे हैं, बहुत कॉमन है, दो केसेस दिखा रखे हैं। तो मान लेते हैं अगर हम ऐसे करके डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं एक तरीका, और ऐसे करके भर देते हैं दूसरा तरीका, है ना, करेक्ट है। तो क्या करना होगा हमें, किस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे, देखना भाई साहब ध्यान से, किस तरह से हम इसको देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि इसको एक अलग कैपेसिटर C1, इसको एक अलग कैपेसिटर C2 और इसको एक अलग कैपेसिटर C3 की तरह सोचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये तीनों बराबर बराबर विड्थ एंजॉय कर रहे हैं, तो अगर टोटल विड्थ D थी, इन दोनों प्लेट्स के बीच की विड्थ D थी, तो ये भी D/3 है, ये भी D/3 है, और ये भी D/3 है ना। हेंस C1 की वैल्यू अगर तुम लिखोगे, C1 की वैल्यू लिखोगे तो वो आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A
डिवाइडेड बाय डी बाय 3। आई होप एवरीवन इज गेटिंग। ठीक है जी। ऐसे ही C2 की वैल्यू लिखोगे तो C2 की वैल्यू भी K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D बाय 3, और ऐसे ही C3 की वैल्यू भी लिखोगे तो वो होगा K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D बाय 3। तो C1 C2 C3 तो तुमने लिख लिया। अब तुम्हें ये सोचना है कि C1 C2 C3 आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो अगर सिचुएशन इस तरह की है, इस तरह की है, तो इन ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, और चूंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, हेंस इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 1/C इक्विवेलेंट वो होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि ये सीरीज में। वहीं यहां आ जाए, यहां भी हम यही काम करें, यहां भी हम इनको 3 कैपेसिटर्स में ब्रेक कर लें। इस कैपेसिटर को कहें C1, इसको कहें C2 और इसको कहें C3। जैसे यहां मैंने डिस्टेंस को बराबर बराबर बांट लिया, ऐसे यहां भी अगर मैं ऐसा करूं कि ये C1 वाला A/3 एरिया A/3 एरिया ले रहा है, मैं अगर ऐसा सोचूं कि भाई साहब ये A/3 ये A/3 हो गया, ये भी A/3 हो गया, और ये भी A/3 हो गया, अगर मैं ऐसा सोचूं, और अब C1 C2 C3 की वैल्यू लिखूं तो C1 की वैल्यू आएगी K1 एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाय D, क्योंकि D तो तीनों के लिए सेम है, देखना ध्यान से, D तो तीनों के लिए सेम है। ऐसे ही C2 की वैल्यू आएगी, C2 की वैल्यू आएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाय D, और ऐसे ही C3 की वैल्यू आएगी K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 3 बाय D। अब अगला डिसीजन ये है महाराज कि C1 C2 C3 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस C1 को मिल रहा है वही C2 को मिल रहा है, वही C3 को मिल रहा है। हेंस यहां अगर हमें C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो C इक्विवेलेंट होएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, वो C इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये तो फिर भी आसान था, ये तो फिर भी आसान था। आपसे क्वेश्चन में वो ये केस पूछेगा, है ना, कई बार पूछ लिया, एडवांस तो कह पूछ ही चुका है, मेंस भी कई बार पूछ चुका है, अब ये काफी कॉमन हो गया है। तो मैंने 4 भर दिए, अब बताओ क्या करोगे। तो सबसे पहला काम तो ये करोगे कि इनको इंडिविजुअली C1 C2 C3 C4 की तरह देखो, पहले इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज निकालो, भाई साहब निकाल ली। अब अगला सवाल ये है कि C1 C2 सीरीज में, C3 C4 सीरीज में, और फिर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में, ऐसा लूं, या C1 C3 पैरेलल, C2 C4 पैरेलल, और फिर कॉम्बिनेशन सीरीज में है, ऐसा लूं। तो भाई साहब जो सही बात है, जो करेक्ट चीज है, वो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, C1 एंड C2 इन सीरीज। ध्यान से देखना, ये पक्का पूछा जाता है बार बार। C3 एंड C4 इन सीरीज, और फिर ये जो दोनों आएंगे, इनके जो इक्विवेलेंट आएंगे, वो आपस में पैरेलल, है ना, वो आपस में पैरेलल, है ना। तो मान लेते हैं कि इनका सीरीज इक्विवेलेंट निकाला, तो इनका सीरीज इक्विवेलेंट निकालने पर मान लेते हैं आया C' और इनका आया C'। अब C' एंड C" आर इन पैरेलल, समझ रहे हो, C' एंड C" आर इन पैरेलल। ठीक है, ऐसा है, ये दिमाग में अच्छे से बैठा लें, ये निश्चित पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती हैं इस तरह की बातें, है ना भाई, खूब पूछी जाती हैं इस तरह की चर्चाएं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ढंग से इस केस को दिल में उतारें और समझने की कोशिश करें। ठीक है भाई साहब, ऐसा है। चलिए जी, अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स अ वेरी वेरी कॉमन केस, जो मैंने शुरू में ही कहा था, जो रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, आइसोलेटेड कैपेसिटर, बैटरी कनेक्टेड कैपेसिटर। ठीक, तो 2 केसेस हैं, तो मैं एक लाइन खींच रहा हूं बीच में कि हम दोनों केसेस को देखेंगे। 2 केसेस हैं। केस नंबर 1, जब एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया है, फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, जिसको हम कहेंगे आइसोलेटेड चार्ज्ड कैपेसिटर, आइसोलेटेड चार्ज्ड कैपेसिटर, है ना, आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर। तो यहां एक आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर है, ये एक आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर है ना, ये एक आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर है। ठीक है जी, अब अगर आप इसकी कैपेसिटेंस में कोई भी चेंज करते हो तो ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि चूंकि ये कैपेसिटर दुनिया में किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, इस कैपेसिटर पर जो चार्ज है, अगर मैं उसको Q0 बोलूं, इस प्लेट पर चार्ज है प्लस Q0 और इस प्लेट पर चार्ज है माइनस Q0, तो भाई साहब वो चार्ज Q0 कंजर्व्ड रहेगा, जाएगा कहां, उड़ जाएगा क्या, चार्ज के पर होते हैं क्या,
कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जा पाएगा। हेंस क्या इस वाले केस में पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड मिलॉर्ड इज क्यू नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड, कांस्टेंट, है ना। क्यू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, जगह ही नहीं बची है, क्यू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी, तो क्यू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, ये है मेन मुद्दा। क्यू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, ये है मेन मुद्दा। और चूंकि क्यू नॉट कांस्टेंट है ना, चार्ज नहीं बदल रहा है, तो Q बराबर CV से देखें तो अगर तुम कैपेसिटेंस बदलते हो तो वोल्टेज बदल जाएगा डेफिनेटली, है ना, है ना। और अगर हम एनर्जी को हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी से देखें, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी से देखें, ठीक है ना भाई, तो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है V, उसको हम क्यू नॉट बाय सी से देखेंगे। तो C के बदलने का प्रभाव V पर क्या पड़ेगा, अगर C को बढ़ा दिया तो V डिक्रीज कर जाएगा। बोलो 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 बोलो, एज C इंक्रीजेस देन V डिक्रीजेस। कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर बढ़ गई किसी तरीके से तो वोल्टेज घट जाएगा, है ना। और एनर्जी को कैसे देखोगे भाई साहब, एनर्जी को देखोगे हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी से। यहां भी यही होगा कि कैपेसिटेंस को बढ़ाने पर वोल्टेज घटा है और एनर्जी भी घट जाएगी। तो वो ये सब चीजें पूछेगा, एनर्जी का क्या हुआ, वोल्टेज का क्या हुआ, चार्ज का क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स का क्या हुआ, दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो क्या जो दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या दैट इज गिवन बाय क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, है ना क्यू बदल रहा है ना मीडियम तुमने बदला है। अगर मीडियम नहीं बदला है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में तो कांस्टेंट रहेगी, पर अगर तुम मीडियम बदल दोगे, अगर तुम मीडियम बदल दोगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, बिल्कुल समझ रहे हैं। इधर आ जाते हैं, इस वाले केस में अगर हम आ जाएं तो इस वाले केस में भी हमारे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, बट दैट चार्ज कैपेसिटर इज स्टिल कनेक्टेड टू अ बैटरी, दैट चार्ज कैपेसिटर इज स्टिल कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो दैट मीन्स सिचुएशन कुछ इस तरह की है, सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है, ऐसा, ठीक है, ऐसा है, ठीक। बैटरी का वोल्टेज है V, हेंस यहां भी कैपेसिटर प्लेट पर जो चार्ज है, अगर हम उसको इनिशियल चार्ज को प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट की तरह देखें तो क्यू नॉट की जो वैल्यू है दैट इज C इंटू वी। और यहाँ क्या चीज नहीं बदलेगी, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर रहेगा। तो V रिमेन्स कांस्टेंट, V रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ रहे हो। तो इन दोनों केसेस में जो फंडामेंटल अंतर है वो ये है कि भाई साहब यहां तो क्यू नॉट कॉन्स्टेंट रहा और यहाँ क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, सही है, यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। हेंस अगर हमें चार्ज निकालना है, क्यू निकालना है, तो क्यू ऑब्वियसली सीवी से निकलेगा, क्यू ऑब्वियसली सीवी से निकलेगा, सही है। तो अब अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा देते हैं किसी तरीके से, एज कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन टू द चार्ज, अगर तुम C बढ़ा दोगे, V कांस्टेंट है तो Q तो बढ़ ही जाएगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल इंक्रीज। एक चीज हो गई। दूसरी बात, जो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर है उसको किस फॉर्मूले से देखोगे, हाफ CV स्क्वायर से देखोगे महाराज, क्योंकि V कांस्टेंट है। हेंस कैपेसिटेंस के बढ़ाने पर एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर भी बढ़ जाएगी, हेंस एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर भी इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आना चाहिए। फिर वो पूछेगा कि व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने और समझने के दो तरीके हैं, यही सबसे बड़ा गेम है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के दो मेथड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। दोनों जगह की बात कर रहा हूं मैं, यहां भी और यहां भी। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का तरीका नंबर 1 ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का तरीका नंबर 2 है E इज इक्वल टू V बाई डी, E इज इक्वल टू V बाई डी। तो यहां अगर V कांस्टेंट है और दोनों प्लेट्स के बीच में गैप नहीं बदल रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक भर दिया तुमने, बैटरी कनेक्टेड के केस में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो प्लेट्स के बीच सेपरेशन तो बदला नहीं और बैटरी भी वही रही, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, जानने के लिए ये और ये दो तरीके हैं, और दोनों ही तरीकों से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही सेम आएगा। तो हमने देखा कि भाई साहब एडवांस ने कई बार ये सब घुमा फिरा के पूछ लिया, मेंस ने भी एक दो बार पूछ लिया है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया बात हुई। और अब हम बिल्कुल आ गए हैं अपने बिल्कुल आखिरी चीज की तरफ,
फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, जिस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वैसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया है। पर मैं चाहता हूं कि मैं 1-2 मिनट आपसे कुछ बात करूंगा, वो बात आप अच्छे से समझ लें, है ना, सो दैट अगर कभी कुछ बन गया तो बहुत आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जैसे एक सिचुएशन को देखिए, तो ये डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर प्लेट के अंदर एंटर कर रहा है, देखना ध्यान से, है ना, ऐसे ऐसे अंदर में एंटर करेगा, अभी बाहर है, अभी बाहर है ना, धीरे 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 ये डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर प्लेट के अंदर घुस रहा है। तो मैंने एक मोमेंट पकड़ा कि जब ये डाइलेक्ट्रिक मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस अंदर आ गया है, एक्स डिस्टेंस अंदर आ चुका है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कितना अंदर आ चुका है, एक्स अंदर आ चुका है। और प्लेट्स को भी मैं ए क्रॉस ए की प्लेट्स की तरह, स्क्वायर प्लेट्स की तरह इमेजिन कर रहा हूं, ए क्रॉस ए स्क्वायर प्लेट्स की तरह इमेजिन कर रहा हूं, ठीक है जी। तो इस समय जब इतना डाइलेक्ट्रिक अंदर आ चुका है, तो इस समय सिस्टम की जो कैपेसिटेंस होगी, अगर हम वो निकालना चाहें, और ये इंडिपेंडेंटली कई बार भी पूछा जा चुका है, हेंस अगर आप केवल इतने सिस्टम की कैपेसिटेंस को निकालना चाहेंगे और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो क्या, जैसे मैंने पीछे समझाया था, क्या हम इसको दो कैपेसिटर्स में तोड़ें, इसको हम दो कैपेसिटर्स में तोड़ें, इसको बोलें C1 और नीचे वाले को बोलें C2। तो आइए जरा C1 C2 की वैल्यू लिखें। तो C1 की वैल्यू होगी के एप्सिलॉन नॉट एरिया, तो ये x है और अंदर में a जा रहा है, तो एरिया हो गया a इंटू एक्स डिवाइडेड बाय d, सेपरेशन तो d ही है, ये तो बना C1। और C2 की क्या वैल्यू बनी, C2 तो अभी एयर है, तो C2 की वैल्यू बनी एप्सिलॉन नॉट, वहां तो k नहीं आएगा, ये लेंथ कितनी रह जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी रह जाएगी, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स इंटू ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक, अब हम ये सोचेंगे कि C1 C2 कैसे हैं, पैरेलल में, क्योंकि इसके क्रॉस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, हेंस इस सिस्टम की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी C, दैट वुड बी एज सिंपल एज C1 प्लस C2। जोड़ दूं मैं दोनों को, तो देखो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी तो कॉमन आ जाएगा बाहर, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, तो दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a माइनस एक्स प्लस के एक्स, a माइनस एक्स प्लस के एक्स, सो दैट वुड बी a प्लस एक्स इंटू के माइनस ऑफ 1, a प्लस एक्स इंटू के माइनस 1। ये इस सिस्टम की डायनेमिक कैपेसिटेंस है किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर, ध्यान रखना, ये एक तरह की डायनेमिक कैपेसिटेंस है, किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर ये सिस्टम की डायनेमिक कैपेसिटेंस है। ठीक, ठीक है भाई साहब। अच्छा जी, पीछे हमने समझा था कि दो केसेस हैं हमने समझा था पीछे कि दो केसेस हैं, एक ये वाला केस है जब चार्ज कांस्टेंट है, और एक ये वाला केस है जब बैटरी से कनेक्टेड है ना, करेक्ट है। इन दोनों ही केसेस में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराता हूं, तो इन दोनों ही केसेस में फोर्स, डाइलेक्ट्रिक जो है उस पर एक फोर्स लगेगा, दोनों ही केसेस में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स डाइलेक्ट्रिक को अंदर की तरफ खींचेगा, किधर खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा, वो फोर्स डाइलेक्ट्रिक को अंदर की तरफ खींचेगा, उसी फोर्स को हम निकालना चाहते हैं। उस फोर्स को निकालने के लिए करना क्या है वो समझ लीजिए, उस फोर्स को निकालने के लिए ये करना है कि दोनों ही केसेस में एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है, और उस एनर्जी के एक्सप्रेशन को एक्स में डिफरेंशिएट करके फोर्स को निकालना है, दोनों ही केसेस में एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख के डिफरेंशिएट करना है ना, सो दैट हम फोर्स को लिख सकें। ठीक, तो तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डीसी बाई डी एक्स की जरूरत पड़ने वाली है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे। तो पहले डीसी बाई डी एक्स की वैल्यू जरा यहां से निकाल तो लें, तो डीसी बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के माइनस 1, डीसी बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के माइनस 1। ठीक, अब मेरी बात समझना, वो जो दोनों केसेस हैं उन दोनों केसेस को मैं यहीं इसी बोर्ड पर ही समझा रहा हूं, देखना जरा मेरी बात ध्यान से, दोनों केसेस को मैं यहीं इसी बोर्ड पर समझाऊंगा, तो ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है भाई, तो बैटरी वाला जो केस है जिसमें बैटरी कनेक्टेड है, उसमें जो एनर्जी लिखने का तरीका है वो क्या तरीका है, हाफ CV स्क्वायर, है ना, हम एनर्जी को लिखेंगे, ये वाला कौन सा केस है, ये बैटरी वाला केस है, BATTREY, बैटरी कनेक्टेड। सेकंड वाला जो केस है, चूंकि आसान है इसलिए इसको पहले ले रहा हूं, बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड वाले केस में जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज लाइक हाफ CV स्क्वायर, हाफ इंटू C इंटू
v का स्क्वायर, और चूंकि v कांस्टेंट है हमको क्या करना है, हमको फोर्स ढूंढना है, फोर्स, और फोर्स du बाई डी एक्स माइनस du बाई डी एक्स से मिल जाएगा, फोर्स इज लाइक माइनस ऑफ du बाई डी एक्स, है ना, करेक्ट है। और जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो v तो कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर बाय 2 तो बाहर निकल जाएगा और dc बाई डी एक्स रहेगा, dc बाई डी एक्स रहेगा ऐसे माइनस साइन के साथ। आई होप यू आर गेटिंग। dc बाई डी एक्स की वैल्यू ताजा ताजा हमने यहाँ लिखी रखी है। ऐसा होने की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक पर फोर्स है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d इंटू के माइनस 1। और आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इस केस में फोर्स कांस्टेंट है, ये वो आपसे पूछ सकता है। बैटरी अगर कनेक्टेड है डाइलेक्ट्रिक से तो डाइलेक्ट्रिक पर जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कांस्टेंट है, ये फोर्स कांस्टेंट है ना, ये फोर्स कांस्टेंट है और ये फोर्स का फॉर्मूला है। वैसे पूछा नहीं जाता है पर सेफ साइड रहने के लिए अगर इस फॉर्मूले को भी हम याद कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। वैसे पूछा नहीं जाता है जनरली, पर पूछा चूंकि कुछ भी जा सकता है इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, बड़े मजे से याद हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो बैटरी कनेक्टेड वाले केस का खेल तो ये है, ये सेकंड वाला केस था, सेकंड वाला केस था। और जो फर्स्ट वाला केस है, जो फर्स्ट वाला केस है जिसमें आइसोलेटेड, जिसमें क्या है, आइसोलेटेड है चार्ज कैपेसिटर, आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, आइसोलेटेड चार्ज्ड कैपेसिटर की बात हो रही है। इस केस में जो फोर्स निकलेगा उसको कैसे निकालेंगे समझा दे रहा हूं मैं, निकालूंगा नहीं बस समझा दे रहा हूं। तो भाई आप एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे हाफ U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, और फिर F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई डी एक्स से फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। ये फोर्स कॉम्प्लिकेटेड आएगा जिसमें नीचे x वगैरह के टर्म्स होंगे, है ना भाई। हेंस ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स ना तो लीनियर है ना कांस्टेंट है ना, नॉर लीनियर दैट मींस एसएचएम की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉर कांस्टेंट। बस यही मैं समझाना चाहता हूं क्योंकि वो ये पूछ सकता है कि भाई साहब इस केस में भी कांस्टेंट आता है क्या, रत्ती भर नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है जी, करेक्ट है, ऐसा है। चलिए जी, इसके साथ ही अब हमारा सारा जो खेल है वो खेल फिनिश हो जाता है। आइए थोड़े से क्वेश्चन यहां और देख लेते हैं, थोड़ा सा स्वाद चख लेते हैं। तो 2023 का प्रश्न हमारे आंखों के सामने ये रहा, देखें जरा क्या कहता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 15 पिकोफैरेड, दैट मींस जब खाली था तब उसकी कैपेसिटेंस थी 15। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट बिकम्स ट्वाइस, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट बिकम्स ट्वाइस, दैट मींस d को 2d कर दिया, एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.5, है ना। तो समझ रहे हो क्या हुआ, तो पहले इक्वेशन बनी एप्सिलॉन नॉट a बाय डी का जो वैल्यू था वो था 15। फिर क्या किया भाई साहब, दो काम किए, प्लेट का सेपरेशन बिकम्स ट्वाइस तो d को 2d कर दिया, है ना, और 3.5 मीडियम भर दिया, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह k एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो अब जो नई कैपेसिटेंस बनेगी वो होगी 3.5 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय 2d, है ना। नया जो कैपेसिटेंस होगा c डैश, उसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी। क्या एप्सिलॉन नॉट a बाई डी 15 है, क्या उसको 15 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो दिस इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15, 3.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15। और वो कहता है कि कैपेसिटेंस x बाय 4 हो जाती है, वो क्या कहता है कि कैपेसिटेंस हो जाती है x डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाती है। तो आप मुझे x की वैल्यू बता दीजिए, बहुत ज्यादा आसान हो गया, अब तो बहुत ही इजी कर दिया उसने। तो क्या कट्टी बट्टी करते हैं, कट्टी बट्टी, तो को इधर ले, 3.5 इंटू 2 7 हो गया, 15 इंटू 7, है ना। हेंस x का वैल्यू कितना आ रहा है, 15 इंटू 7, 15 इंटू 7, x by 4 picofarad. Then the value of x is parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitance of 15 picofarad. 15 picofarad. Separation between the plate becomes twice, and the space is filled with a medium of dielectric constant 3.5. Then the capacitance becomes x by 4, है ना, becomes x by 4. तो ऐसा है, ठीक है जी। आंसर उधर गलत दिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन हो गई, है ना। तो कितना हो गया, 15 इंटू 7 3, 105, तो वो 1.5 नहीं है, वो 105 होगा, 105 आंसर बनेगा।
है ना, वो डेसिमल को पॉइंट समझ लिया होगा उसने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगेन 2023, ताजा 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 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, ठीक है, बड़ी खुशी हुई। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू एन अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। बहुत आसान, एक सी कैपेसिटर को क्यू चार्ज दिया और एक दूसरे सी कैपेसिटर से जोड़ दिया, तो भाई साहब इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी थी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये इनिशियल एनर्जी थी, है ना, इनिशियल एनर्जी थी। और अब क्या हुआ, सी और सी दो कैपेसिटर पैरेलल में है और क्यू चार्ज उनके पास है। मैंने पहले भी अभी जो क्वेश्चन किया था वो भी इसी प्रकार से था। तो जो फाइनल एनर्जी हुई वो कितनी हुई, हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो जो लॉस हुआ एनर्जी का, जो हीट के फॉर्म में जनरेट होगा, वो है इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, विच इज इक्वल टू, ये 1/2 है, ये 1/4 है, 1/4 ही बचेगा, विच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। मतलब इनिशियल एनर्जी का आधा लॉस हो जाएगा। तो अब इनिशियल एनर्जी निकालने में बस खेल खत्म हो जाएगा। इनिशियल एनर्जी जिसको मैंने हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लिखा हुआ है, क्या मैं उसको हाफ सी वी स्क्वायर भी तो लिख सकता था। तो हाफ सी वी स्क्वायर हाफ इंटू सी, जो कि है 600 पिको फेरेड, 600 इंटू 10⁻⁻12 पिको फेरेड इंटू वी स्क्वायर, मतलब 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर। ये है आपकी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी की वैल्यू, राइट, ये है आपकी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी की वैल्यू। ठीक है जी, आइए जरा 10 की पावर का खेल खेलें। तो 2 और 2 4 और 2 6, तो -6, तो दैट मीन्स म्यू जे में आने वाला है, 1 2 कटा 12, सो दिस वुड बी लाइक 12 म्यू जे। तो आंसर कितना हो गया, 6 म्यू जे, क्योंकि उसका ठीक आधा डिसिपेट हो रहा है। तो आंसर कितना बैठेगा, 6 म्यू जूल, है ना, 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल बैठने वाला है। समझ रहे हो। अच्छा जी, एक और देखिए 2023 का, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डी एंड द कैपेसिटेंस इज C1 व्हेन एयर इज द मीडियम। इफ मेटल शीट ऑफ थिकनेस 2d/3 एंड ऑफ द सेम एरिया एज द प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट, द कैपेसिटेंस ऑफ द becomes C2, देन द रेशियो ऑफ C2/C1। ठीक है जी, बहुत ही आसान है। तो C1 जो है वो तो है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और C2 जो है, जब मेटेलिक प्लेट इंसर्ट कर दी कितनी, 2d/3 की, तो बचा कितना, d/3 बचा। तो C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय d/3, विच इज 3 ऊपर चला गया, विच इज 3 टाइम्स ऑफ C1, विच इज 3 टाइम्स ऑफ C1। तो अब क्या पूछा, C2/C1 पूछा, C2/C1 इज 3:1। आंसर हो गया मेरा 3:1। बहुत ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, है ना। एक फटाफट से एडवांस का भी स्वाद चख लेते हैं 2023 का। एडवांस 2023 का प्रश्न आपकी सेवा में उपस्थित है। एडवांस का भी इसी साल का प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब, बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा इजी, अभी कर सकते हो। ये जो एक्सरसाइज हुई है आज, कमाल की एक्सरसाइज है। पूरा कैपेसिटर एक बंडल की तरह, एक यूनिट की तरह इसमें आपको मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका सदुपयोग करेंगे और चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, सारे क्वेश्चन मजे से फोड़ देंगे, मजे से फोड़ देंगे। देखें क्या चाहता है। तो 50 × 5 बेस एरिया है, हाइट भी 50 है ना भाई, ऐसा है। अब क्या कहता है, वो कहता है कि इसमें एक ऑयल भरा जा रहा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3, और भरने का जो रेट है वो है 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से इसमें ऑयल भरा जा रहा है, 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से ऑयल भरा जा रहा है। क्वेश्चन पूछता है कि कैपेसिटेंस बता दीजिए 10 सेकंड बाद, कैपेसिटेंस बता दीजिए 10 सेकंड बाद। तो क्या हमें यह जानना होगा कि 10 सेकंड में ऑयल का कितना हाइट भर गया होगा। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूं, साइड व्यू देखूं, ऐसा वाला व्यू देखूं, ऐसा वाला व्यू देखूं, तो क्या मुझे यह समझना होगा कि ऑयल ऑयल कहां तक भर गया है, 10 सेकंड में ऑयल कहां तक भर गया है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑयल जहां तक भर गया होगा उसके अकॉर्डेंस में हम इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे। इसको C1 बोलेंगे और इसको C2 बोलेंगे। C2 वैक्यूम है, C2 में एयर है या वैक्यूम है, और C1 में वो मीडियम है। और फिर C1 C2 आपस में कैसे कनेक्टेड है वो समझेंगे, जो कि पैरेलल में है। हेंस C इक्वलेंट वुड बी एज सिंपल एज C1 प्लस C2। ये हमारा आंसर होगा जो क्वेश्चन है हमसे पूछा है। क्या ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है।
कुछ भी नहीं है इसको करने में, कुछ भी नहीं है। अगर बस कोई डरे नहीं और बहुत आराम से समझ लो, इतना समझ में आता हो किसी को कि 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से अगर पानी आ रहा है या ऑयल आ रहा है, तो 10 सेकंड में कितना, 10 सेकंड में कितने सेंटीमीटर क्यूब ऑयल आ चुका होगा? 250 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑयल आ चुका होगा। और अगर एच हाइट हो गई है ऑयल की, तो 50 इंटू 5 तो बेस एरिया है ही, तो दिस शुड बी इक्वल टू 50 इंटू 5 इंटू एच, है ना? सही है भाई। तो ये 250 उड़ गए, एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकल आई यहां से, हेंस एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर हाइट ऑयल की हो चुकी होगी। और ये कितना है टोटल, कितना है 50, है ना? तो 10 सेंटीमीटर तो ऑयल चढ़ चुका है, और बाकी जो खाली जगह है वो कितनी है, वो 40 सेंटीमीटर की है, और अंदर में डेप्थ कितनी है, वो 50 सेंटीमीटर की है। हेंस अगर मैं C1 कैपेसिटेंस को लिखता हूं तो C1 कैपेसिटेंस वुड बी K, जो कि कितना था 3, है ना? K एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट A। एरिया की जगह क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर इंटू 50, तो 10 इंटू 50, है ना? तो K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, D की जगह है 5। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। और ऐसे ही जब मैं C2 को लिखूंगा, जब मैं C2 को लिखूंगा, तो C2 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी C2 इज इक्वल टू, C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 40 इंटू 50, 40 इंटू 50 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, D इज 5। यूनिट ठीक कर लेंगे, C1 C2 आ गए, C1 प्लस C2 से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। बोलो क्या समझ में आया? समझ में आया? बेधड़क समझ में आया? बिंदास समझ में आया? बहुत ही ज्यादा समझ में आया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे, चाहे वो प्रयास के हैं, चाहे वो लक्ष्य के हैं, या वो XYZ और कहीं पढ़ रहे हैं पर 12th या 13th क्लास में हैं, इस पूरी माइंड मैप से उनको भरपूर मजा आया होगा। कैपेसिटर खूब बढ़िया तरीके से आपको रिवाइज हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो भाई मेरा काम तो अब होता है खत्म, और आपका काम हो जाता है शुरू। क्या है आपका काम? आपका ये काम है कि मैं कुछ 15 क्वेश्चन छोड़ूंगा इसमें। ये सब PYQs हैं जो आप बहुत मजे से कर सकते हैं। तो इस PDF में 15 क्वेश्चंस आंसर के साथ मैं छोड़ रहा हूं, वो सब होमवर्क है, उसको आपने फटाफट के साथ, शिद्दत के साथ कर लेना है। दैट मीन्स इस एपिसोड में इतनी ताकत है, अगर कोई इसका ढंग से इस्तेमाल कर ले, है ना, इतनी ताकत है इसमें। ये देखो ये सारे क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सब पे नंबर डाल दिए हैं, 15 क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर कोई इसको ढंग से देख लेता है तो पूरी थ्योरी क्रिस्प तरीके से करा दी है मैंने। कुछ क्वेश्चंस एज एन एग्जांपल भी PYQs के रूप में आपको करवा दिए हैं, एडवांस का क्वेश्चन भी एक ले लिया है, और बाकी कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में छोड़ दिए हैं। अगर इतना कोई कर लेता है तो कैपेसिटर पर क्वेश्चन बना ले जाएगा। कैपेसिटर पर क्वेश्चन बना, कोई जरूरत नहीं है कि आप महीनों तक परेशान हो, इतने छोटे से क्रिस्प कंटेंट से भी काम चल सकता है, अगर अगर ढंग से कोई देख ले तो, थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ हो और ढंग से अगर आप इसको देख लें तो बड़ा फायदा होगा। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हम करना चाहते हैं कि वो बच्चे जो किसी वर्ष मान लेते हैं ठीक से नहीं वो कर पाए, कुछ छूट गया हिस्सा, तो फिलर की तरह ये उस पर काम करे, मरहम की तरह काम करे, और आपके जो कंफ्यूजन है और परेशानी है उनको दूर करे, और खट से आपको फ्लाइंग कलर्स लेकर आए। तो भैया होमवर्क में क्या करना है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इस माइंड मैप का इस्तेमाल करके सारे फॉर्मूले जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, अपनी सिलेक्शन डायरी में लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनको रिवाइज करना है। जितने क्वेश्चन यहाँ छोड़े हैं होमवर्क में उन सभी क्वेश्चंस को करना है बिना रुके, और थोड़े बहुत और कर सकें ट्राई तो और भी खुशी की बात होगी, बहुत ही बढ़िया होगा। और कैपेसिटर को अपनी ताकत बनाना है। ऐसे हम एक एक टॉपिक को, 12th के एक एक टॉपिक को भरपूर स्ट्रांग बनाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर करीब करीब 65% टू 70% 12th के एरिया से होता है। 12th के एरिया समझना बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं जाता है। थोड़े भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस में, ये बात अगर समझ में आ जाए किसी को तो वो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले यही करेगा। ठीक है भाई, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले यही करेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दिमाग में बत्ती जल गई होगी, लट्टू जल गया होगा। ये देखो, ये देखो, लास्ट टाइम भी दिखाया था, ऐसा लट्टू दिमाग के अंदर जल जाना चाहिए, हमरे हमरे दिमाग में ऐसा लट्टू जलना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको भरपूर प्यार देंगे जैसे पिछले एपिसोड को दिया था। कमेंट करेंगे, खूब सारे प्यारे प्यारे कमेंट करिए, पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है ना भाई।
और बड़ा मजा आता है देख के। तो अपना प्यार और सपोर्ट जिस तरह से आप इस सीरीज को दे रहे हैं उसी प्रकार से आगे भी देते रहिए। मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक बाय 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 बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग। फोड़ते रहो जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मनीष शर्मा विदा लेता हूं अब आपसे। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बाय 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 बाय, टाटा बाय बाय।